Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. So today I am going to teach you administrating authorities under Company Law और Company Act 2013. तो इसमें जो तीन है, इसके अलावा भी है, लेकिन ये जो तीन है ये मेन एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटीज़ है जिसमें NCLT, NCLAT और स्पेशल कोर्ट्स आते हैं। ये कंपनी लॉ का एक टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मैं उनको बता दूं कि मैंने इससे पहले कंपनी लॉ की बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं उन सब वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में डाल दूंगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है ये सेक्शन 408 के अंडर बना था। अब ये जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, जिसे हम NCLT भी कहते हैं, ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। अब इसका क्या मतलब होता है? जुडिशियल का मतलब होता है जो कि कोर्ट होते हैं उन्हें हम जुडिशियल बॉडी बोलते हैं, जैसे कि हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। क्वासी का मतलब हो गया सेमी जुडिशियल। तो NCLT एक सेमी जुडिशियल बॉडी है। इसका मतलब ये है कि इनके पास जो पावर्स होती हैं और जो इनका प्रोसीजर होता है ये वैसा ही होता है जैसा एक कोर्ट फॉलो करता है, लेकिन इनका जो पावर्स होती हैं वो एक एरिया तक लिमिटेड होती है। मतलब इन्हें प्रॉपर कोर्ट नहीं कहा जाता, लेकिन इनकी जो पावर्स है वो एक पर्टिकुलर एरिया तक लिमिटेड होती है। तो इसलिए सेमी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, वो भी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। उसी तरीके से NCLT भी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कि एडजुडिकेट करता है। एडजुडिकेट का मतलब होता है डिसाइड करना, वो वाले मैटर्स जो कंपनीज के रिगार्डिंग है। जो इंडिया में जितनी भी कंपनीज है उनके रिगार्डिंग जो भी मैटर है ये उनको डील करता है। ओके तो ये जो NCLT है ये किसकी रेकमेंडेशन पे बना था? एक जस्टिस इराडी कमेटी थी, उन्होंने रेकमेंड करा था कि NCLT बनाया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने NCLT उस रेकमेंडेशन पे बनाया, ठीक है। और ये जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है ये किस डेट से वर्किंग इसकी स्टार्ट हुई? दैट इज फ्रॉम 1 जून 2016। ये WEF आपको लॉ में हमेशा लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब होता है विद इफेक्टिव फ्रॉम, मतलब इस डेट से ये इफेक्टिव था। ओके तो जब ये NCLT और NCLAT ये दोनों बने, तो जो कंपनी लॉ बोर्ड है जो इससे पहले था, मतलब NCLT बनने से पहले कंपनी लॉ बोर्ड ये सारी चीजें देखता था, तो उसको डिसॉल्व कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ओके अब नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT। अब इसको कैसे कॉन्स्टिट्यूट करा गया, इसके कितने मेंबर्स थे, इसमें हम ये पढ़ेंगे। ओके अब जो NCLT है उसमें प्रेसिडेंट होता है और साथ में जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स होते हैं जितने चाहिए, ठीक है। कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स। ओके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बेंचेस क्रिएट करती है ट्रिब्यूनल के। बेंचेस का मतलब होता है ऑल द जजेस जब एक साथ टेकन टुगेदर, जब सारे जजेस को लिया जाता है जो NCLT में बैठते हैं। तो जो इसका प्रिंसिपल बेंच है ट्रिब्यूनल का वो न्यू दिल्ली में है। ओके तो जो ट्रिब्यूनल की जितनी भी पावर्स है उसमें जो बेंचेस में बैठे हुए जजेस हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, और उन बेंचेस में 2 मेंबर्स होते हैं मिनिमम, मतलब इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जुडिशियल मेंबर भी होना चाहिए और टेक्निकल मेंबर भी होना चाहिए। ओके अब क्या क्वालिफिकेशन है ट्रिब्यूनल के मेंबर्स बनने के लिए? देखो प्रेसिडेंट बनने के लिए NCLT में जो प्रेसिडेंट होता है वो हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 5 साल के लिए, कम से कम 5 साल के लिए वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। जुडिशियल मेंबर बनने के लिए या तो वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, कोई भी जुडिशियल मेंबर तभी बन सकता है, या वो पर्सन हाई कोर्ट का जज होना चाहिए या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होना चाहिए, कम से कम 5 साल के लिए। 5 साल से ज्यादा हो सकता है लेकिन एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए होना चाहिए, या फिर वो कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए कम से कम 10 साल के लिए। अब इस चीज में एक चीज का ध्यान आप जरूर रखिएगा कि यहाँ पे और जो है मैंने इसीलिए रेड में हाईलाइट करा है कि इन तीनों में से कोई भी एक होना जरूरी है, ऐसे नहीं है एक साथ नहीं, कोई भी एक होना जरूरी है। ओके और टेक्निकल मेंबर होने के लिए पर्सन को या तो कम से कम 15 साल की उसकी सर्विस होनी चाहिए, 15 साल के लिए वो मेंबर होना चाहिए इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस में या फिर इंडियन लीगल सर्विस में, और उसके साथ साथ एंड है यहाँ पे और नहीं है, उसके साथ साथ वो सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ओके या तो ये कंडीशन होनी चाहिए। अब बीच में क्या है, अब और है,
या फिर वो कॉस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए कम से कम 15 साल के लिए, या फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए कम से कम 15 साल के लिए, या फिर कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए कम से कम 15 साल के लिए, या फिर इसके अलावा कोई भी ऐसा पर्सन जिसे नॉलेज है, स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस है कम से कम 15 साल के लिए किन चीजों में, इंडस्ट्रियल फाइनेंस में या इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट या अकाउंटेंसी में। ओके, अब आपकी बुक में इसके अलावा भी अगर कोई वर्डिंग लिखी है, वाइंडिंग अप वगैरह लिखी है, तो आपकी बुक ओल्ड है, इसको चेंज कर लीजिए। मेरी ये वीडियो आज तक की डेट की सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाई गई है, तो अगर कुछ भी अलग है आपकी बुक में तो उसे चेंज कर लीजिए। ओके, देन या फिर वो पर्सन कम से कम 5 साल के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल में, या फिर नेशनल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंडर जो बनाए जाते हैं उनमें वो 5 साल के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए। तो टेक्निकल मेंबर कहलाने के लिए इन 6 में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाए तो वो टेक्निकल मेंबर बन सकता है। ओके, अब टर्म ऑफ ऑफिस, एक कितने टाइम पीरियड के लिए ऑफिस को होल्ड करेंगे, कब तक ये जॉब में रहेंगे, मतलब इस पोजीशन पे रहेंगे। जो प्रेसिडेंट होता है और जितने भी मेंबर, टेक्निकल मेंबर या फिर जुडिशियल मेंबर, वो एक बार अगर अपॉइंट हो जाए तो 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं वो, लेकिन जैसे ही 5 साल पूरे होते हैं वो दोबारा भी एलिजिबल हो जाते हैं रीअपॉइंट के लिए। मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे तो उन्हें दोबारा अगले 5 साल के लिए भी रीअपॉइंट कर सकती है। इनकी एज ऑफ रिटायरमेंट क्या होती है, प्रेसिडेंट 67 ईयर्स में रिटायर हो जाता है, इसके बाद वो प्रेसिडेंट नहीं रह सकता, और मेंबर्स की रिटायरमेंट एज है 65 ईयर्स। लेकिन इनको मेंबर बनने के लिए एनसीएलटी में या तो प्रेसिडेंट या मेंबर बनने के लिए कम से कम ये 50 साल की एज इनकी होनी चाहिए। मतलब 50 साल से पहले ये अप्लाई नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, ना ही मेंबर बन सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। सेक्शन 420 कहता है कि ट्रिब्यूनल को कोई भी ऑर्डर देने से पहले जो पार्टी है उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए सुनने की। देखो कोर्ट कहता है ना, कोई भी डिसीजन सुनाने से पहले, आपने देखा होगा मूवीज में भी आपने देखा होगा, कोर्ट कोई भी डिसीजन सुनाने से पहले सब पार्टीज को मौका देता है कि आप अपनी सफाई में, आपने उसमें कुछ कहना चाहते हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि हर एक पर्सन को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो वो सुन के ही ऑर्डर दिया जाता है। अब ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया। अब देखो ट्रिब्यूनल में जो लोग ऑर्डर पास करते हैं वो भी तो इंडिविजुअल्स है ना, गलती तो उनसे भी हो सकती है। तो कई बार क्या होता है कि ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया लेकिन उनको बाद में रियलाइज हुआ कि कुछ गलती हो गई उनके ऑर्डर में, तो वो उन्हें सही करना चाह रहे हैं, उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं। तो ट्रिब्यूनल के पास 2 साल का टाइम होता है, जैसे उन्होंने ऑर्डर पास करा वो 2 साल के अंदर अंदर अपने उस ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकते हैं, अपनी गलती को सही कर सकते हैं। लेकिन यहां पर भी एक कंडीशन है कि अगर जो ऑर्डर उन्होंने पास करा है उसके रिगार्डिंग जो पार्टी है वो अपील में ले गई उस ऑर्डर को, ठीक है, एनसीएलएटी के पास चली गई अपील लेके, तो फिर उस केस में ट्रिब्यूनल अपने जो ऑर्डर है उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकता। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक तरफ पार्टी अपील कर रही है, दूसरी तरफ ट्रिब्यूनल ने अपना ऑर्डर बदल दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो जो भी ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा उसकी ऑब्वियसली ये तो है ही, जब आप ऑर्डर पास करते हो तो जितनी भी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व होती है उनको आपने भेजना होता है। देन नेक्स्ट इज एनसीएलएटी, ठीक है, इसमें सिर्फ ए एक्स्ट्रा है, दैट इज एपेलाइट ट्रिब्यूनल। ये जो है अपील के लिए बनाया गया कि इन केस एनसीएलटी ने जो ऑर्डर दिया है, अगर एग्रीव्ड पार्टी या फिर जो पार्टी है उससे सेटिस्फाई नहीं है उस ऑर्डर से कि हाँ भाई हमें तसल्ली नहीं हुई, हमें सही नहीं लगा इनका डिसीजन, तो वो अपील लेके जा सकते हैं किसके पास, एनसीएलएटी के पास। ओके, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ये एस्टेब्लिश किया जिसको हम सिंपल एपेलाइट ट्रिब्यूनल भी बोलते हैं। अब उसमें क्या था, एनसीएलटी में प्रेसिडेंट था, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे चेयरपर्सन होता है। यहाँ पर एनसीएलटी में चेयरपर्सन होते हैं और जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिट है कि ये तीनों, ये जो लोग हैं ये 11 से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन वहां पर लिमिट नहीं थी, वहां पे जितने गवर्नमेंट को लगते हैं उतने वो मेंबर्स बना सकती है। इनका मकसद क्या है कि जो भी एनसीएलटी ने डिसीजंस दिए हैं उनके रिगार्डिंग कोई भी अपील को सुनना। ओके, अब इन केस अगर एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया उससे सेटिस्फाई नहीं हुए तो वो एनसीएलएटी के पास चला जाएगा, एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास चली जाएगी पार्टी की अपील कर देगी। लेकिन अगर एनसीएलएटी ने भी जो ऑर्डर दिया उससे भी पर्सन सेटिस्फाई नहीं है तो क्या वो कहीं और जा सकता है अपील के लिए? हाँ, जरूर जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकता है अपनी अपील को। ओके, देन अब क्वालिफिकेशन क्या है मेंबर्स की एनसीएलएटी के? देखो, जो चेयरपर्सन है वो जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का या फिर चीफ जस्टिस होना चाहिए हाई कोर्ट का, और जुडिशियल मेंबर जो है
वो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए या फिर जुडिशियल मेंबर होने चाहिए ट्रिब्यूनल के कम से कम 5 साल के लिए। और टेक्निकल मेंबर में वही कंडीशंस हैं जो हमारी उसमें थी, लेकिन फर्क इतना है, वहां पे 15 ईयर्स था, यहाँ पे 25 ईयर्स है, मतलब कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फील्ड में। अगर इसके अलावा कोई और वर्ड भी है आपकी बुक में तो वो अब चेंज हो चुका है, यही है लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग। ओके, देन टर्म ऑफ ऑफिस। अब एनसीएलटी में जो पर्सन अपॉइंट होते हैं वो कितने टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट रहते हैं, तो सेम है उसमें भी कि 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है चेयरपर्सन या फिर कोई भी जुडिशियल या टेक्निकल मेंबर को, लेकिन वो 5 साल पूरे होने के बाद दोबारा भी अपॉइंट हो सकते हैं। गवर्नमेंट को अगर लगता है कि हाँ भाई इन्हें दोबारा रीअपॉइंट कर दिया जाए तो वो अगले 5 साल के लिए फिर से दोबारा रीअपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एज ऑफ रिटायरमेंट अलग है पिछले वाले के केस में। यहाँ पे चेयरमैन जो है वो 70 ईयर्स में रिटायर होते हैं और जो मेंबर्स हैं जो कि जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स हैं उनकी रिटायरमेंट एज है 67 ईयर्स, लेकिन अपॉइंट होने के लिए कम से कम वो 50 साल के होने जरूरी है। देन नेक्स्ट इज अपील टू एपेलाइट ट्रिब्यूनल। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर, अगर कोई पर्सन को सेटिस्फैक्शन नहीं है जो ऑर्डर ट्रिब्यूनल ने दिया है तो वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो एपेलाइट ट्रिब्यूनल जो कि एनसीएलएटी के पास जा सकता है, लेकिन उसका भी तो कोई टाइम पीरियड होगा ना कि कितने टाइम पीरियड के पास जा सकता है। तो जैसे अगर आज ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास करा है तो पार्टी के पास 45 दिन होते हैं, उसको 45 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल करनी पड़ती है एपेलाइट ट्रिब्यूनल के पास। लेकिन अगर वो 45 दिन के अंदर अंदर अपील नहीं फाइल कर पाया तो उसे और 45 दिन दिए जाते हैं, लेकिन अगर वो फर्दर 45 दिन ले रहा है तो उसको साथ में रीजन भी बताना पड़ेगा एपेलाइट ट्रिब्यूनल को कि ऐसा क्या हो गया कि आप पहले 45 दिन के अंदर अंदर क्यों नहीं अपील फाइल कर पाए, आपको एक्स्ट्रा समय की क्यों जरूरत पड़ी, तो आपको उसका रीजन बताना पड़ेगा, तभी एपेलाइट ट्रिब्यूनल आपको अनदर 45 डेज एक्सटेंड करेगा। ओके, देन नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट। अगर एपेलाइट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया, ठीक है, उन्होंने भी आपके केस को देखा और ऑर्डर फाइल कर दिया, ऑर्डर जो है आपको दे दिया, ऑर्डर पास कर दिया, तो जो एग्रीव्ड पार्टी अगर वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं है कि भाई इन्होंने भी गलत फैसला सुना दिया तो वो क्या कर सकता है, वो फिर से अपील कर सकता है, लेकिन उन्हें अपील के लिए किसके पास जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पे जो टाइम पीरियड है थोड़ा सा ज्यादा है, तो जैसे ही एपेलाइट ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास करा तो सुप्रीम कोर्ट में अपील लेके जाने के लिए उनको 60 दिन दिए जाते हैं। 60 दिन के अंदर अंदर आप अपील फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन 60 दिन से अगर जैसे 60 दिन पूरे हो गए तो और 60 दिन आपको एक्सटेंड किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रीजन देना पड़ेगा कि ऐसा क्या रीजन है कि आप पहले 60 डेज में क्यों नहीं फाइल कर पाए। तो प्रॉपर सफिशिएंट रीजन होना चाहिए, तभी आपका जो टाइम पीरियड है 60 डेज से फर्दर 60 डेज एक्सटेंड किया जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट इज अब पावर्स क्या है, एनसीएलटी और एनसीएलएटी की क्या पावर्स हैं। देखो इनके पास वो सारी पावर्स होती हैं जो कि एक सिविल कोर्ट के अंडर होती है। सिविल कोर्ट के पास जो पावर होती है वो सारी पावर इनके पास होती है, जैसे कि समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन। वो किसी भी पर्सन को कह सकते हैं, किसी भी पार्टी को, कि आपको आके कोर्ट में अटेंडेंस देनी पड़ेगी या फिर आपको कोर्ट में आना पड़ेगा किसी भी चीज के रिगार्डिंग, मतलब वो किसी भी पर्सन को बुला सकते हैं, ठीक है। और एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, मतलब जो भी उससे कह सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं कि क्या वो पर्सन सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, ठीक है। उससे किसी भी पर्सन को कह सकते हैं, कोई भी एविडेंस को, मतलब उसे पर्सन को कह सकते हैं कि ये वाले एविडेंस आप लेके आओ। किसी को भी कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करो, या फिर जो एनसीएलटी और एनसीएलएटी है वो कोई भी एविडेंस ले सकते हैं एफिडेविट की फॉर्म में, वो किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट को ले सकते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर ही उस पब्लिक रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट को लेना पड़ेगा। वो किसी भी कमीशन इशू कर सकते हैं कि जाइए और इस विटनेस को एग्जामिन करिए, जो ये गवाह है इसको जाके एग्जामिन करिए। डिसमिसिंग अ रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफॉल्ट, अगर किसी पार्टी ने आना था कोर्ट में और उसने कोई डिफॉल्ट कर दिया है या फिर उसके एडवोकेट ने टाइम पे नहीं आया तो उसकी रिप्रेजेंटेशन को डिसमिस कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। या फिर अगर उनको लगता है कि अगर वो पार्टी प्रूफ कर देती है कि हमने डिफॉल्ट इस वजह से किया, कोई रीजन बता देती है, तो कोर्ट तो जो ट्रिब्यूनल है वो चाहे तो उसकी जो डिसमिसल जो उन्होंने करा है ऑर्डर करा है डिसमिसल का, उसको सेट असाइड, मतलब उसको साइड पे भी रख सकती है कि उसको छोड़ सकती है उस पॉइंट को। तो पर उसके लिए आपको रीजन देना पड़ेगा ना पार्टी को। या फिर इसके अलावा कोई मैटर है तो वो टैकल कर सकती है। क्या है ये? पहली पावर है एनसीएलटी और एनसीएलएटी। ओके, अब सेकंड क्या है? पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल टू रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर बेस्ड ऑन द नेचुरल जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है इंसाफ। ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो अपना प्रोसीजर फॉलो कर सकती है किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो नेचुरल जस्टिस पे फॉलो होना चाहिए। मतलब आप इंसाफ करो, इंसाफ होना चाहिए, लेकिन आप अपना प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो।
और हाँ, जो भी आप प्रोसीजर फॉलो करोगे वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर, ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराना, ठीक है, पूरा करवाना, जो आपने ऑर्डर दिया है उससे फुलफिल कराना। अब ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल्स आर एनफोर्सेबल इन द मैनर ऑफ कोर्ट डिक्री। डिक्री का मतलब भी यही होता है कि ऑफिशियल ऑर्डर। देखो, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर भी उसी तरीके से माना जाना चाहिए जैसे कि एक कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, एक प्रॉपर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उसकी वैसे ही इन्फोर्समेंट होनी चाहिए। अब अगर इन केस कंपनी के केस में अगर कोई ऑर्डर पास करा है ट्रिब्यूनल ने, तो ट्रिब्यूनल उसे इन्फोर्स कैसे कराएगा, उसे एग्जीक्यूट कैसे कराएगा? वो उस एरिया के कोर्ट को वो ऑर्डर भेजेगा लोकल लिमिट में जहां पे वो कंपनी जो है वो सिचुएटेड है, जिसमें जहां पर जिस एरिया में उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, उस एरिया के कोर्ट को भेजेगा कि मैंने ये ऑर्डर दिया है इस कंपनी के रिगार्डिंग, इसको पूरा करवाइए, इन्फोर्स करवाइए, एग्जीक्यूट करवाइए। और अगर इंडिविजुअल के केस में है तो उसे उस कोर्ट में भेजा जाना चाहिए जहां पे वो इंडिविजुअल रहता है या फिर बिजनेस करता है या फिर काम करता है प्रॉफिट के लिए, प्रोफेशनली वर्क्स फॉर गेन। ओके, then next is proceeding before the tribunal और appellate tribunal shall be deemed to be the judicial proceedings। judicial वही होता है कोर्ट, ठीक है। जो ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग्स है या फिर appellate ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग्स है वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की तरह ही मानी जानी चाहिए। देन नेक्स्ट इज पावर टू पनिश। अब देखो, इनके पास पावर है पनिश करने की, किसी को सजा देने की पावर है क्या? क्यों नहीं है? देखो, ट्रिब्यूनल और एपेलाइन ट्रिब्यूनल के पास वो सारी पावर्स होती है जो कि एक हाई कोर्ट के पास होती है। तो अगर कोई पर्सन कंटेम्प्ट करता है, कुछ गड़बड़ करता है, डिफॉल्ट करता है या फिर उनके ऑर्डर को नहीं मानता है, तो उनके पास वही सारी पावर्स है जो कि एक हाई कोर्ट के पास होती है, ठीक है। तो वो कोई भी किसी को पनिशमेंट दे सकती है जो कि हाई कोर्ट देता है। देन डेलीगेटिंग द पावर। डेलीगेट का मतलब होता है अपनी ऑर्डर को अपनी पावर को पास करना। डेलीगेट मतलब पास करना। तो एनसीएलटी अगर चाहे या फिर एनसीएलएटी अगर चाहे तो वो किसी भी जनरल या स्पेशल ऑर्डर से अपनी पावर्स को किसी भी ऑफिसर या एम्प्लॉय को पास कर सकता है कि हाँ भाई, हम अपनी पावर्स तुम्हें पास करते हैं, तुम जाके इस चीज के रिगार्डिंग इंक्वायरी करो, इस प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग इंक्वायरी करो। ओके, अब पावर टू सीक असिस्टेंस। असिस्टेंस होता है हेल्प। पावर टू सीक असिस्टेंस ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एटसेट्रा। ये कहता है कि वाइंडिंग अप के केस में या फिर सिख कंपनी मतलब जो लॉस में जारी होती है उस कंपनी को दोबारा से पूर्ण इस्टेब्लिश्ड मतलब दोबारा इस्टेब्लिश करने के लिए ट्रिब्यूनल के पास ये हक होता है कि वो किसी भी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर डीसी को ऑर्डर कर सकता है कि जाइए और आप जाके इस कंपनी की प्रॉपर्टी को अपनी कस्टडी में ले लीजिए या फिर इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपनी कस्टडी में ले लीजिए या कोई भी डॉक्यूमेंट को अपनी कस्टडी में ले लीजिए। मतलब उनको कह सकता है और उनकी हेल्प भी ले सकता है। ओके, तो ये तो थी पावर एनसीएलटी और एनसीएलएटी। अब आ जाओ स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट सेक्शन 435 के अंडर आता है। ये जो है ये क्यों बनाए जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है स्पीडी ट्रायल के लिए। स्पीडी ट्रायल का मतलब कि देखो, हमारा देखो लॉ सिस्टम में क्या होता है कि डिसीजन जल्दी नहीं आते हैं, सालों साल केस चलते रहते हैं। तो ये स्पेशल कोर्ट क्यों बनाए जाते हैं? ताकि केस जल्दी जल्दी खत्म किए जा सके, स्पीडी काम हो सके। तो स्पेशल कोर्ट इस वजह से बनाए जाते हैं। अब स्पेशल कोर्ट में वही लोग अपॉइंट होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है अपॉइंट होना चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कंसल्ट करने के बाद ही स्पेशल कोर्ट के लोगों को अपॉइंट करती है। अब वो हाई कोर्ट कौन सा होगा? जिस एरिया में, जिसकी ज्यूरिस्डिक्शन में वो एरिया पड़ता है, उसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके ही वो अपॉइंट करेगी। अब स्पेशल कोर्ट में देखो, अगर तो केस कोई ऐसा है या फिर कोई सजा ऑफेंस मतलब कोई जो गुनाह है जो उन्होंने करा है वो इस तरीके का है जिसमें सजा जो है वो 2 साल या 2 साल से ज्यादा की है, तो उस स्पेशल कोर्ट को होल्ड कौन करेगा? वो सिंगल जज उसको होल्ड करेगा, जिसको हम सेशन जज भी कहते हैं या फिर एडिशनल सेशन जज भी कहते हैं। लेकिन अगर सजा ऑफेंस कुछ इस तरीके का है कि सजा जो है वो 2 साल या उससे कम होगी, उसके मामले में सिंगल जज उसे होल्ड नहीं करेगा। उस केस में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास उस चीज को हैंडल करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स आप अच्छे से देख लेना। देन नेक्स्ट इज ऑफेंसेस ट्राइबल एंड ज्यूरिस्डिक्शन। जितने भी ऑफेंसेस होते हैं स्पेशल कोर्ट के अंडर एस्टैब्लिश फॉर द एरिया इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड, ठीक है, जिस एरिया में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, ठीक है, वो जो उस एरिया का जो स्पेशल कोर्ट होगा वही उसको डील करेगा जिस एरिया में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। लेकिन जिस एरिया में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, अगर उस एरिया में एक से ज्यादा स्पेशल कोर्ट है तो फिर उस एरिया का हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि किस स्पेशल कोर्ट जो है, कौन से स्पेशल कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग्स जो है वो आगे कंटिन्यू होगी। ओके,
देन अपील एंड रिवीजन, सेक्शन 437 कहता है कि देखो स्पेशल कोर्ट के पास वो सारी पावर्स होती है जो कि एक हाई कोर्ट के पास होती है। देन एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सेक्शन 438 कहता है जो स्पेशल कोर्ट है उसे हम कोर्ट ऑफ सेशन भी बोलते हैं, कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट माना जाएगा या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास माना जाएगा। किसी बुक में सिंपल एक कोर्ट ऑफ सेशन ही लिखा हुआ है तो ये 2 वर्ड्स और ऐड हो गए हैं, तो यह लेटेस्ट अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग है। मुझे प्लीज ये मत पूछिएगा कि आपने ये गलत पढ़ाया है या फिर ये है, मैं ये कंपनी एक्ट 2013 जो बिल्कुल लेटेस्ट अमेंडमेंट वाला आया है उसके अकॉर्डिंग ही एक वीडियोस बनाती हूँ, तो ऑथेंटिक है, ठीक है। तो आप अपनी बुक में चेंज कर लीजिएगा। सो द पर्सन कंडक्टिंग अ प्रोसिक्यूशन, जो प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करता है उसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर मानेंगे। प्रोसिक्यूशन मतलब जो पर्सन ये चेक करता है कि क्या ये पर्सन गिल्टी है कि नहीं, जो ये देखता है कि उनमें से सही कौन है और गलत कौन है, वो होती है प्रोसिक्यूशन। तो उस पर्सन को हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर मानेंगे और जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है वो फॉलो होगा स्पेशल कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स है होते वक्त। ओके, देन नेक्स्ट इज फैक्टर्स डिटरमाइनिंग टू द लेवल ऑफ पनिशमेंट। अब पनिशमेंट देते समय स्पेशल कोर्ट को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। कोई भी फाइन या इम्प्रिजनमेंट लगाते समय, फाइन का मतलब होता है पैसे की फॉर्म में जो फाइन लगाया जाता है, इम्प्रिजनमेंट मतलब जो सजा दी जाती है, जेल में डाला जाता है। तो 5 चीज का ध्यान रखना पड़ेगा स्पेशल कोर्ट को कि जिस कंपनी पे वो फाइन या उनको सजा सुना रहा है वो कंपनी का साइज कितना है। अब ऐसा ना हो कि कंपनी हो बेचारी छोटी सी और फाइन लगा दिया आपने इतना सारा, तो वो कहाँ से पूरा करेगी। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। वो जो कंपनी है वो किस तरीके का बिजनेस कर रही है, ठीक है, और जो उन्होंने गड़बड़ करी है या गलती करी है, डिफॉल्ट करा है, उससे लोगों को किस हद तक का नुकसान हुआ है, इंजरी टू द, क्या नुकसान हुआ है पब्लिक इंटरेस्ट को, और उनका डिफॉल्ट किस तरह का डिफॉल्ट करा है और उन्होंने। और ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने डिफॉल्ट को एक से ज्यादा बार करा है। देखो अगर आप एक चीज को, एक गलती को 2-3 बार करते हो तो आपकी सजा भी तो उतनी बड़ी होगी ना। तो रेपिटेशन ऑफ डिफॉल्ट भी आपको देखना पड़ेगा स्पेशल कोर्ट को सजा सुनाने से पहले। और हाँ, यहाँ पर एक चीज और है, बाकी कंपनीज के केस में जितना फाइन और जितनी इम्प्रिजनमेंट लगती है 1 पर्सन कंपनी के केस में उतनी उससे आधी लगती है। मींस अगर सपोज एक कंपनी को 1 लाख का फाइन हुआ किसी पर्टिकुलर डिफॉल्ट के रिगार्डिंग, तो अगर 1 पर्सन कंपनी वही डिफॉल्ट करती है तो उसको 50,000 लगेगा फाइन, ठीक है। तो मतलब जितनी भी फाइन या जितनी भी इम्प्रिजनमेंट होती है 1 पर्सन कंपनी को उससे आधा ही फाइन लगता है। ओके, सो आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इनकेस अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। और हाँ, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।